गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक में जो खंड और अर्थात हमारा जो प्रथम भाग है जिसमें राजनीति विज्ञान की जो मूल अवधारणा है अर्थात हमारा जो सैद्धांतिक पक्ष थ्योरी पक्ष है, आज उसकी हम शुरुआत करेंगे। जिसमें सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की पहला अध्याय प्रमुख अवधारणा है और उसमें हम न्याय का अध्ययन करेंगे, जस्टिस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना आज से हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसमें से जो हमारे अलग अलग कंसेप्ट हैं, अलग अलग जो प्रमुख अवधारणा है, उन अवधारणाओं में आज जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं वो न्याय है। देखिए, हमारे राजनीति विज्ञान विषय में जो थ्योरी अर्थात सैद्धांतिक पक्ष है, जिसमें हमारे अलग अलग विचारक द्वारा अलग अलग महान विद्वानों और हमारे राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए भिन्न भिन्न मत मतांतरों के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं, उनका या अवधारणा दी हुई है, उनका सभी का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है। शुरुआत करते हैं न्याय अर्थात जस्टिस। क्या है न्याय, क्यों न्याय जरूरी है, और आज के समय में जब हम लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो उसके लिए बेहद जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि न्याय में भारतीय परंपरा के अनुसार इसको समझते हैं कि न्याय की जो संकल्पना है आजकाल से नहीं है, बल्कि बहुत ही लंबे समय से, प्राचीन काल से भारतीय राजनीतिक चिंतन या वैश्विक राजनीतिक चिंतन कहीं पर भी आप अध्ययन करेंगे तो प्राचीन काल से राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में रहा है। इसलिए आप देखेंगे फिलोसॉफी में देखेंगे या पॉलिटिकल में देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे आप न्याय के संबंध में बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल का नहीं, बहुत ही प्राचीन काल से लंबे समय से चला आ रहा है। अपन पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए अगर अपन अध्ययन करें कि जो पश्चिमी देशों के द्वारा जो न्याय की व्याख्या की गई है, वेस्टर्न कंट्री यूरोपीय देशों के द्वारा जो न्याय की जो व्याख्या की गई है, न्याय के स्वरूप की जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, वो मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात चरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता था। यानी मनुष्य का उत्तम चरित्र, अच्छे गुण से संपन्न, सद्गुण से संपन्न होना ही न्याय से इसका अर्थ लिया जाता था कि मनुष्य के अंदर अच्छे गुण विद्यमान हो, चरित्र सद्गुण हो तो वो एक मनुष्य न्याय का पालन कर सकता था। इसमें उन सद्गुणों की तलाश की जाती थी जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रवृत्त करते थे, अर्थात ऐसे गुणों से संपन्न होना और उन गुणों में से ऐसे गुणों की तलाश करना जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रवृत्त करते हैं, न्याय की ओर अग्रसर करते हैं। अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो भारतीय परंपरा में मनुष्य को धर्म की प्रमुखता दी गई है। हमेशा आपने कहीं भी देखेंगे, कई धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे, कहीं भी धार्मिक या अपने परिवार से जहाँ भी अपन को हमारे बुजुर्ग हैं या जहाँ से भी हमको ज्ञान के स्रोत मिलता है या हमारे जितने भी रामायण महाभारत देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, हर काम करने से पहले अपने एक आंतरिक आवाज़ आती है कि ये मेरा कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है, ये मेरा धर्म इस कार्य को करने की छूट देता है तो या मुझे इस कार्य को छूट नहीं देता है। इस प्रकार के जो अर्थ भाव पैदा होते हैं वही न्याय है। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई है। इन दोनों ही मान्यता के आधार पर क्या किया जाता है, अगर आप पश्चिमी मान्यता को देखें या भारतीय मान्यता को देखें, दोनों में हमेशा मनुष्य को कर्तव्य पालन पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। मनुष्य किस पर? कर्तव्य पालन पर, अपनी ड्यूटी के संबंध में उन्होंने बात की है, अर्थात मेरा क्या कर्तव्य है, मैं मेरे कर्तव्य पर अडिग रहकर मैं अपना आगे जीवन यापन करूं, इस बात पर बल देता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना, ये क्या है? न्याय है। मेरा जो कार्य है मैं उस कार्य को करता रहूँ और दूसरे के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करूँ, यही न्याय है। समझ गए? अर्थात समझ सकते हैं कि तत्कालीन प्राचीन काल का जो न्याय का जो मॉडल है, न्याय का जो कंसेप्ट है, वो इस बात पर बल देता है कि इस पर कर्तव्य पालन पर। आप भारतीय परंपरा में देखेंगे तो यही है और पश्चिमी देखेंगे तो यही मिलेगी आपको।
अपना अपना कार्य करना, किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना, क्या है? न्याय है। यद्यपि आधुनिक चिंतन में अगर बात करें, वर्तमान समय की जो बात करें, तो न्याय की जो परिभाषा है उसमें बहुत बड़ा काफी परिवर्तन दिखता है हमें। इसलिए आप समझ सकते हैं कि आधुनिक समय में न्याय बहुत ही विस्तृत, व्यापक और विस्तारित रूप से अध्ययन किया जाता है। और न्याय का जो प्रत्यय है, इसके अलग अलग विचारकों ने अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से इस बात को समझा है, स्पष्ट किया है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने वाले प्रथम कोई प्रयास किसी ने किया है तो वो थे यूनानी दार्शनिक और वहाँ के राजनीतिक विचारक। सबसे पहले नाम आता है प्लेटो का, उसके बाद में अपन देखते हैं कि अरिस्टो है और भी जो भी अलग अलग विचारक आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्याय के संबंध में जो अपना विचार दिया था तो वो प्लेटो ने दिया था। और प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय दर्शन को मनुष्य का आत्मिक गुण माना है। न्याय को क्या माना? अपने आत्मा का गुण माना है कि न्याय आंतरिक वस्तु है, बाह्य वस्तु नहीं है। क्या कहते हैं? प्लेटो ने अपने समय के जो भी तत्कालीन समय में न्याय के जो प्रचलित सिद्धांत थे सबका खंडन किया, क्योंकि वो सभी क्या मानते थे? न्याय को बाह्य वस्तु मानते थे, न्याय राज्य के द्वारा, न्याय राज्य के द्वारा दिया जाना, ऐसा वो मानते थे। तो प्लेटो ने क्या किया? सब कुछ सिद्धांतों का खंडन किया। आप देखते हैं पॉलीमार्कस, सेफालस, ग्लाउकोन, ये वहाँ के बड़े बड़े इनके जो कार्यकारी या उग्रवादी जो न्याय के जो सिद्धांत थे उन सब का खंडन करते हैं प्लेटो। सबका खंडन करते हुए अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो वो सभी क्या कहते थे कि न्याय बाह्य वस्तु है, लेकिन प्लेटो कहते हैं नहीं, न्याय आंतरिक वस्तु है, हमारी आत्मा का गुण है, ये कोई बाह्य वस्तु नहीं है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन विचारक है, किस विचारक ने बताया कि न्याय आत्मा का गुण है या आंतरिक तत्व है, तो आप बता सकते हैं प्लेटो। उनके अनुसार यह वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। मतलब यह एक प्रकार का ऐसा सद्गुण है, इससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला अर्थात अपना सुख समझता है, सबके सुख में अपना सुख समझता है, इसी में समाहित मानता है। प्लेटो से लेकर अब तक सभी चिंतकों ने न्याय को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक प्रत्यय माना है। प्लेटो से प्रारंभ होता है और आज वर्तमान 21वीं शताब्दी तक जितनी भी हमारे राजनीतिक विचार हुए, जिन्होंने न्याय के सामने अपने विचार रखे हैं, सभी ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रत्यय के रूप में इसको स्वीकार किया है। एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण है, वहीं दूसरी तरफ न्याय राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण भी माना गया है। आप देखेंगे कि व्यक्ति का जो भी अपना निजी चरित्र का जो सद्गुण है और व्यक्ति का जो दूसरी तरफ राजनीतिक समाज का जो वांछनीय गुण, दोनों को उनको साथ लेकर अध्ययन करने की बात करते हैं। न्याय नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है। न्याय हमारे समाज के जो नैतिक गुण है, जो हमारे समाज की परिपाटी है, हमारे राजनीतिक है, हर आयाम को ये प्रभावित करने का काम करता है। आप देखते हैं मध्यकालीन से विचारक थे, ऑगस्टाइन थे, एक्विनास थे, इन्होंने भी अपने ढंग से न्याय की व्याख्या की। आधुनिक काल में हम देखते हैं हॉब्स हैं, हुम है, कार्ल मार्क्स हैं, कांट हैं, मिल हैं, इन्होंने भी अपने चिंतन में न्याय का प्रमुख स्थान दिया है। और समकालीन में देखते हैं कि जॉन रॉल्स हैं, इन जैसे महान विद्वानों ने भी न्याय के संबंध में अपने कुछ नवीनतम स्वरूप या नवीनतम विचार प्रकट किए हैं। इसलिए न्याय एक किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए महत्वपूर्ण और एक अति तत्व के रूप में सबके इसमें शामिल रहा है। और इसके बिना हम राजनीति विज्ञान, राजनीति व्यवस्था, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करना असंभव सा रहता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लेटो के न्याय संबंध का, यानी प्लेटो के न्याय संबंधी विचार कि प्लेटो ने न्याय के संबंध में अपने क्या विचार प्रकट किए थे। तो देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय परंपरा और प्लेटो की परंपरा एक समान है। वो क्या कहते थे? प्लेटो भी यही कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना, यानी जो व्यक्ति का अपना जो कार्य है, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जैसे एक शिल्पी है वो मूर्ति बनाता है, एक विद्यार्थी है वो अध्ययन करता है, एक किसान है वो खेती करता है, एक पशुपालक है वो पशुपालन करता है, एक बढ़ई है तो वो इस प्रकार से इमारत में लकड़ी का काम करता है, एक लोहार है जो लोहे का काम करता है। हर कोई जो जिससे जुड़ा हुआ है, शासक है वो शासन व्यवस्था संभालता है, सैनिक है वो देश की रक्षा करता है, इस प्रकार से। तो जो जिसको काम सौंपा गया है वो अपना अपना काम करे, बस एक दूसरे के काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे।
जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करें, बस यही न्याय है। जिस प्रकार से मैं करता हूँ उसी प्रकार से आप करोगे, सब करोगे, तो सब अपने अपने न्याय का पालन करें। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। आपको कभी भी शॉर्ट नोट में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना, ये क्या है, ये न्याय है। और उसको भी न्याय के बारे में कहते हैं कि न्याय में वह सब शामिल है जो उचित और विधिक है, जो समान और औचित्यपूर्ण वितरण में आस्था रखता हो। ठीक है, मतलब और उसको इस बात को कहते हैं कि न्याय में वे सब बातें शामिल है जो सही है और कानूनी है, अर्थात मतलब कोई कानून से परे नहीं है, जो समान और औचित्यपूर्ण वितरण में आस्था रखता हो, जो समान और जरूरत के हिसाब से सब में वितरण की प्रक्रिया में पूरी तरह विश्वास रखता हो, जो इस बात पर भी बल दें कि अन्याय पूर्ण है तो उसमें वहां से सुधार की संभावना होनी चाहिए। मतलब इस बात में भी यकीन करें कि अगर अन्याय है तो अन्याय को भी दूर करने के लिए उसमें क्या क्या सुधार की अपेक्षा की जा सकती है, क्या क्या संभावना जताई जा सकती है, इस बात को भी स्पष्ट करें। ठीक है, ऑगस्टाइन ने भी प्लेटो की बात न्याय को एक मौलिक सद्गुण मानते हुए हम सभी से अपेक्षित हित में साधन में सहायक बनने की ओर बात की है। तो ये हम समझते हैं कि इस जो मूल तो प्लेटो के विचारों से ही अपनी नींव बनाते 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 आज 21वीं सदी तक हमारे कई ऐसे सैकड़ों राजनीतिक विचारकों ने इसके सामने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो हम बात करें प्लेटो की, तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटो क्या कहते हैं न्याय के संबंध में। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो ने अपना विश्व प्रसिद्ध हमारे राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाने वाला रिपब्लिक की रचना की थी प्लेटो ने। ठीक है, तो अपना जो न्याय का सिद्धांत है वो प्लेटो ने रिपब्लिक में प्रतिपादित किया, रिपब्लिक में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। आपको समझना चाहिए रिपब्लिक भी ये पुस्तक है वो 10 भागों में विभाजित थी, इतना बड़ा ग्रंथ था कि 10 भागों में विभाजित था। तो न्याय के संबंध में जो अपने विचार दिए हैं वो रिपब्लिक की कौन सी दूसरी, तीसरी और चौथी पुस्तक में इसका काफी रोचक विश्लेषण किया है। वह सबसे पहले सामाजिक राजनीतिक न्याय की धारणा को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है प्लेटो के अनुसार न्याय। देखो, पहले मैंने परिभाषा के तौर पर स्पष्ट किया था। प्लेटो क्या कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना क्या है, न्याय है। देखो, तो ये कहते हैं कि प्लेटो है वो न्याय के 2 रूपों में स्वीकार करते हैं, ये हम न्याय के 2 रूप मानते हैं, जिनमें एक व्यक्तिगत है, दूसरा सामाजिक या राज्य संबंधित है। यानी उन्होंने न्याय को कितने भागों बांटा है, 2 भागों में। एक कौन सा है व्यक्तिगत, जो व्यक्ति के जीवन से, व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़ा होता है, और दूसरा है वो समाज या राज्य से या सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ न्याय। अब प्लेटो की मान्यता ये थी कि हमारी जो मानवीय आत्मा है, हमारा जो आंतरिक आत्मा है, इस मानव आत्मा में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यही बात समझ में, वो कौन कौन से हैं, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। अब देखो, तृष्णा को हम संयम भी कह सकते हैं या लालच भी कह सकते हैं, शौर्य को हम साहस भी कह सकते हैं, शौर्य भी कह सकते हैं, बुद्धि को हम विवेक भी कह सकते हैं। आई बात समझ में, इसलिए समानार्थी शब्द है तो कोई किसी प्रकार से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी शब्द आ जाए तो आप बेहतर रहेगा जो आपके पाठ्य पुस्तक में आप तृष्णा समझिए, शौर्य और बुद्धि। ठीक है, तो प्लेटो कहते हैं कि हमारी आत्मा में, मनुष्य की आत्मा में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, वो है तृष्णा है, शौर्य और बुद्धि। इन तीनों तत्वों की मात्रा के अनुसार ही राज्य और समाज में 3 वर्ग स्थापित करता है। एक प्लेटो कहते हैं कि इन तीनों तत्वों के आधार पर ही हमारे जो समाज है, हमारा जो समाज है और राज्य है, इसमें 3 वर्ग स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, पहला जो जिसमें बुद्धि का अंश ज़्यादा हो, जिसमें विवेक ज़्यादा हो, ऐसे विवेक बुद्धिशाली व्यक्तियों को वो किसके रूप में मानते हैं, शासक या अभिभावक वर्ग के रूप में। देखो, क्योंकि शासन चलाना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत ही विवेकशील और बहुत ही अनुभवी और शिक्षित व्यक्तियों का काम है, जिसमें बुद्धि का तत्व ज़्यादा हो, ऐसे लोगों को ही शासक बनाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है वो शासक अर्थात अभिभावक के वर्ग के रूप में जाना जाता है। दूसरा है सैनिक वर्ग, और सैनिक वर्ग देखो, कोई भी कमजोर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता। सैनिक बनने के लिए आप में क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए। ठीक है, साहसी होना बहुत जरूरी है। इसलिए सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग के लिए उसमें शौर्य और साहस तत्वों को अधिक अपेक्षाकृत मात्रा में अधिक मात्रा पाई जाती है।
और तीसरा होता है उत्पादक वर्ग या सहायक वर्ग, जिसमें इंद्रिय तृष्णा और इच्छा तत्व की अधिकता पाई जाती है, जिसमें कुछ प्राप्त करने, हर संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, परिवार पालने पोषने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसमें हर समय कोई न कोई ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय सुख और इच्छा तत्व प्रबल रहता है। ऐसे तत्व को उन्होंने इस ऐसे वर्ग को बताया है उत्पादक वर्ग। आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं कि ये जो 3 प्रकार के जो तत्व हैं ये कम ज़्यादा मात्रा में हर कोई इसी में पाए जाते हैं। किसी में विवेक ज़्यादा होता है, किसी में साहस ज़्यादा होता है, किसी में तृष्णा या सेम ज़्यादा होता है। इसलिए ये सब में एक समान नहीं पाया जाता है, सब में अलग अलग होता है। परंतु जिस तत्व की मात्रा या अंश प्रधान रूप में पाई जाती है, यानी कोई भी तत्व ज़्यादा पाया जाता है तो वही उसके सद्गुणों को प्रबल करता है, अर्थात फिर उसी वो जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तत्व वही उसके सभी सद्गुणों को प्रबल करता है, प्रबल करता है। ठीक है, आपको समझ में आया? अब प्लेटो न्याय को मानव, यानी प्लेटो न्याय को आत्मा का मानवीय सद्गुण मानता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का जो विचार है वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है। यानी जिस प्रकार से मनुष्य आत्मा में जिस प्रकार का जो तत्व है, जो प्रकार का जो अपने निहित न्याय की जो भावना है, वही मनुष्य से मिलकर राज्य बनता है। इसलिए सभी मनुष्यों से मिलकर ही एक हमारे राज्य की न्याय का जो उद्देश्य है वो फलीभूत होता है। ये कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी बात की राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति की आत्मा में जो भी न्याय से संबंधित, अर्थात मनुष्य की आत्मा में जो तत्व हैं, जो गुण हैं, वो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को संतुलित करता है। तो जिस प्रकार से गुणों के आधार पर उसके व्यक्ति को संतुलित करता है, उसी प्रकार से राज्य में भी ये जो न्याय है ये समाज के 3 वर्गों में ही सामंजस्य स्थापित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसके प्राकृतिक रूप से सर्वथा समर्थ और उपयुक्त है, यानी उसके गुणों के आधार पर ही, जिसमें जिस गुण की विद्यमानता है उसी गुण को आधार पर वो उसमें सर्वाधिक रूप से आप काम करें और उसी प्रकार से वो आगे रहें। इसी तरह राज्य के तीनों वर्गों को अपने अपने निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र परिधि में कार्य करना चाहिए। जो 3 तत्व क्षेत्र बताए हैं, जो समूह बताए हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इनको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी अपनी सीमा में रहकर अपना निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र करना चाहिए, यही न्याय है। दूसरों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप को प्लेटो व्यक्ति और राज्य के दोनों के लिए अनिष्टकारी समझते हैं। अगर साहस वर्ग मतलब सैनिक वर्ग शासक वर्ग में करेगा या शासक वर्ग उत्पादक में करेगा तो फिर वो व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी होगा, अशुभकारी होगा। इन तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए। कहने के तात्पर्य कि जो भी जैसे गुण हैं, जैसे तत्व हैं, उसी प्रकार से उसी के अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। जो वही उसकी योग्यता है, वही उसकी क्षमता है, उसी की क्षमता के अनुरूप उसको आचरण भी करना चाहिए। दूसरों के कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रवृत्ति को प्लेटो न्याय की संज्ञा देते हैं, अर्थात अपना काम करिए, किसी प्रकार के काम में दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, न कि कानूनी सिद्धांत के रूप में। ध्यान रखना, ये एक आत्मीय तत्व है और इसके लिए कोई कानूनी शक्ति नहीं है, कोई विधिक शक्ति नहीं है, आपको ध्यान रखना। इसलिए आप इसको केवल नैतिक सिद्धांत के रूप में कहेंगे, न कि इसको किसी प्रकार के कानूनी सिद्धांत के रूप में। आई बात समझ में? तो ये था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। मतलब प्लेटो ये कहते हैं कि मनुष्य आत्मा में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, जो विवेक, साहस और तृष्णा संयम के रूप से जाना जा सकता है। अब जिसमें विवेक गुण की प्रधानता होगी वो शासक वर्ग होगा, अभिभावक वर्ग होगा, साहस तत्व की प्रधानता होगी वो सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग के रूप में होगा, और तृष्णा संयम इच्छा तत्व की प्रबलता होगी वो उत्पादक वर्ग होगा। ये तीनों ही वर्ग हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में अपना काम करेंगे, किसी प्रकार का किसी अन्य के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो किसी प्रकार हस्तक्षेप न करना, अपना अपना कार्य करना, अपने गुणों और तत्वों के आधार पर आचरण करना ही न्याय है। तो जब जो व्यक्ति में दिखाई देता है वही राज्य में फलीभूत होता है, क्योंकि व्यक्ति राज्य का अंश है और व्यक्ति से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। तो सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और किसी अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो यही क्या है? न्याय है। इसलिए ध्यान रखना है कि प्लेटो के द्वारा जो भी प्रतिपादित सिद्धांत है वो एक प्रकार का नैतिक सिद्धांत है। नैतिक सिद्धांत के रूप में इसका प्रतिपादन प्लेटो ने किया है। आई बात समझ में? न कि किसी प्रकार के कानूनी या विधिक तत्व को उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिपादन नहीं किया है, इसे केवल एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने का काम किया। तो ये हमने समझा कि
प्लेटो के अनुसार न्याय का सिद्धांत क्या है और इसके संबंध में अपन क्या विचार रखते हैं, क्या राय रखते हैं।